हेलो एवरीवन। तो प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन में आज हम पार्ट नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, तो प्रीवियस लेक्चर में देखा जाए तो हमने क्या पढ़ा और हमें कंक्लूजन में क्या याद रखना पड़ेगा इस टॉपिक को पढ़ते समय। सबसे पहली चीज, हम ये प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर क्या रियलाइज्ड होगा, यहाँ पर गेन या लॉस रियलाइज्ड होगा प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन में। ठीक है, अब वो प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन में गेन कैसे रियलाइज होगा या लॉस कैसे रियलाइज होगा, तो एक बेसिक सा फॉर्मूला आपको इंटायर द चैप्टर में याद रखना पड़ेगा। वो क्या है? अमाउंट रियलाइज्ड लेस एडजस्टेड बेसिस। तो क्या आ जाएगा आपका? रियलाइज्ड गेन आ जाएगा, फॉर एग्जांपल के लिए अगर अमाउंट रियलाइज्ड है $10,000, एडजस्टेड बेसिस है $4,000, तो आपका रियलाइज्ड गेन कितना हो जाएगा? $6,000 हो जाएगा। ठीक है, ये लेस वाला आइटम है। तो ये बेसिक सी चीज आपको हमेशा याद रखना पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसी के आसपास आपका पूरा इंटायर प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन होता है ना। तो जो प्रॉब्लम आती है, जो हम अब आगे डिस्कशन करने वाले, वो किसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं? हमने रियलाइज्ड गेन के बारे में टॉपिक नंबर 1 में पूरा डिस्कशन कर लिया। टॉपिक 2 में हमने इससे रिलेटेड टैक्स के बारे में, टैक्स रेट के बारे में डिस्कस कर लिया है ना, और क्या एडजस्टमेंट करना है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, तो क्या करना है। अब हमारा पूरा फोकस होगा एडजस्टेड बेसिस निकालने में, है ना। अमाउंट रियलाइज्ड तो हम निकाल चुके हैं, अब हमारा पूरा फोकस होगा एडजस्टेड बेसिस पर। और अगर देखा जाए ना, आपका पूरा टॉपिक अब इसी पर कवर्ड है, एडजस्टेड बेसिस। अब एडजस्टेड बेसिस का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले वो हमें समझना होगा। एडजस्टेड बेसिस कैसे बनता होगा? सपोज दैट आपने एक बिल्डिंग परचेज करी। क्या परचेज करी? बिल्डिंग परचेज करी। बिल्डिंग परचेज करी आपने, तो आपने ये जो बिल्डिंग परचेज करने पर पेमेंट किया, सपोज दैट आपने पेमेंट किया है $50,000। कितना पे किया आपने? $50,000 आपने पेमेंट किया। तो ये जो बिल्डिंग है, आपने 50,000 आपने पेमेंट किया है, तो इस अमाउंट को क्या बोला जाएगा? टैक्सेशन में इसको बोला जाता है बेसिस। क्या बोला जाता है? बेसिस। दैट इज द कॉस्ट बेसिस। अगर हम इसमें कुछ एडजस्टमेंट करते हैं, यानी कि इस केस में आपका बेसिस क्या हुआ? 50,000। चलो, अब हम कुछ और चीजें इसमें ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपने जब ये बिल्डिंग परचेज करी थी ना, तो आपने कुछ रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह दी होगी, है ना, तो हम उसको ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल $1,000। तो ये जो टोटल हुआ, इसको क्या बोलेंगे? ये अभी भी क्या है? आपका कॉस्ट बेसिस ही है। हम इसे एडजस्टेड बेसिस नहीं बोलेंगे, हम इसको अभी भी क्या बोलेंगे? हम इसको कॉस्ट बेसिस ही बोलेंगे। ठीक, ये क्या थी? आपकी कॉस्ट थी, है ना, परचेज प्राइस। परचेज प्राइस। तो अभी ये आपका एडजस्टेड बेसिस नहीं आया। तो एडजस्टेड बेसिस का मतलब क्या हुआ? जब हम हमारे कॉस्ट बेसिस में कुछ एडजस्टमेंट करते हैं, क्या करते हैं? कुछ एडजस्टमेंट करते हैं। तो एडजस्टमेंट करने के बाद जो वैल्यू आती है, हम उसको क्या बोलते हैं? एडजस्टेड बेसिस। और हमें वही फाइंड आउट करना है अगर हमें रियलाइज्ड गेन फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे हम? देखो, जो मेन दो चीजें होती है मैं आपको बता दूं, क्योंकि टॉपिक इसी के आसपास है पूरा, हम इसको ही डिटेल में देखने वाले हैं। हम क्या करते हैं? एडजस्टेड बेसिस करते हैं, मतलब हम कुछ चीजें ऐड करते हैं और कुछ चीजें लेस करते हैं। क्या चीजें ऐड होगी, क्या चीजें लेस होगी, लॉजिकली समझेंगे सारी चीजों को। अगर मैं कॉस्ट बेसिस में कुछ ऐड करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल मैंने ये बिल्डिंग में क्या करा? इंप्रूवमेंट करवाया। मैंने एक फ्लोर और ऐड करा दिया, मतलब मैंने क्या करा? इंप्रूवमेंट करवाया। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी आपको बताया था। तो मैंने क्या करा? कुछ एडिशन करा, है ना, या इंप्रूवमेंट करा, कुछ एडिशन करा बिल्डिंग में, है ना, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर करे। मैंने क्या करे? मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर करे। अगर मैं सही टर्मिनोलॉजी लिखूं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर करे मैंने। तो मैंने अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर करे तो मैं क्या कर दूंगा? इसको ऐड कर दूंगा कॉस्ट बेसिस में। फॉर एग्जांपल मैंने एक्सपेंडिचर करे हैं $10,000 के। ठीक, अब ये जो बिल्डिंग है, इस पर मेरा क्या लग रहा है? इस पर मेरा डेप्रिसिएशन भी लग रहा है। क्या लग रहा है? डेप्रिसिएशन लग रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल
आज की डेट तक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यानी कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किसको बोलते हैं, है ना, एक होता है टर्मिनोलॉजी डेप्रिसिएशन, एक होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब हुआ कि बिगिनिंग से लेकर अभी तक आज की डेट तक, यानी कि हम कब निकाल रही है, जब हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, यानी कि प्रॉपर्टी जब सेल कर रहे हैं उस टाइम पर क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, गेन या लॉस फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि आज की डेट तक कितना डेप्रिसिएशन लग गया, दैट इज कॉल्ड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। फॉर एग्जांपल इस केस में जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लगा है वो लगा है आपका 20,000। तो ये जो रिमेनिंग अमाउंट बचा ना, इसे बोला जाता है आपका एडजस्टेड बेसिस। तो हमने क्या फाइंड आउट करा, सबसे पहले हमने कॉस्ट बेसिस फाइंड आउट किया, फिर हमने क्या फाइंड आउट किया, एडजस्टेड बेसिस, यानी कि उसमें कुछ एडजस्टमेंट कर दिए। अब हम इन्हीं चीजों को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ये ओवरव्यू आपके प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन का, वापस मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूं कि हम क्या पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन में। प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन में हम गेन या लॉस फाइंड आउट कर रहे हैं। तो गेन या लॉस कैसे फाइंड आउट होता है, सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं अमाउंट रियलाइज्ड, कि आपको अमाउंट कितना रियलाइज हो रहा है इस प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन से। ठीक, उसके लिए क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी आपको, अमाउंट रियलाइज निकालने के लिए कि कितना कैश आया, कितनी प्रॉपर्टी आपको मिल रही है, क्या आपका कोई लाइबिलिटी बायर एक्सेप्ट कर रहा है क्या, या फिर बायर की आप लाइबिलिटी एक्सेप्ट कर रहे हो, सेलिंग एक्सपेंसेस, है ना। जब हम इन चीजों को एक्यूमुलेट कर लेंगे और इससे नेट रिजल्ट जो आता है वो उसको बोलते हैं हम अमाउंट रियलाइज्ड। ये हमने टॉपिक नंबर 1 में पढ़ा था, है ना। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमें एडजस्टेड बेसिस फाइंड आउट करना है। अगर हम एडजस्टेड बेसिस निकाल लेंगे तो हमारा रियलाइज्ड गेन आ जाएगा। ठीक, अब पूरा फोकस किस पे है, एडजस्टेड बेसिस पर। चलो, एडजस्टेड बेसिस का मतलब मैंने यहाँ पर छोटे से एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करी है। वैसे बहुत सारे इसमें क्या है, छोटे छोटे टॉपिक्स है ना। हर ट्रांजेक्शन से रिलेटेड कुछ ना कुछ कॉस्ट अलग तरीके से फाइंड आउट की जाएगी, लेकिन उसका बेस यही है। अगर आप इस बेस को याद रखोगे ना हमेशा, तो बेस यही है इसका, कि एडजस्टेड बेसिस का मतलब क्या होता है, आपकी कॉस्ट, आपने सपोज दैट बिल्डिंग परचेस करी, वो बिल्डिंग की परचेस प्राइस कितनी है, आपने कुछ फीस पे करी, जैसे है ना, प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन के लिए कुछ कमीशन भी पे करते हो, वॉट जो भी कॉस्ट लग रही है उस टाइम पर, यानी कि ट्रांजेक्शन कॉस्ट हम बोल सकते हैं। तो जो भी आप पे कर रहे हो वो आपकी कॉस्ट है। तो जो आपका रिजल्ट निकल के आता है उसको बोलते हैं हम कॉस्ट बेसिस। उसमें हम कुछ और एडजस्टमेंट कर दें तो उस एडजस्टमेंट के बाद जो रिजल्ट निकल के आता है उसको बोलते हैं हम एडजस्टेड बेसिस। बस इतना ही है प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन अगर देखा जाए तो। जितने भी हम आगे पढ़ने वाले ना, अब वो इसका एक्सटेंशन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, इसके एक्सटेंशन पढ़ने वाले हैं। तो जब भी आप प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन का कोई भी टॉपिक पढ़ो तो आपके माइंड में ये चीजें तो आना ही चाहिए एटलीस्ट। ये एक फॉर्मूला है और एक ये फॉर्मूला, अगर आपको ये याद है यानी कि आपको इसका क्रक्स याद है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कॉस्ट बेसिस के ऊपर, टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम, है ना। तो अगर देखा जाए तो इस पूरे टॉपिक को मैंने थोड़ा सा इस सीक्वेंस में नहीं पढ़ा है जिस सीक्वेंस में आपको बुक में दिया हुआ है ना। मैंने आपको सबसे पहले कैपिटल गेन पढ़ाया, उससे रिलेटेड कितना टैक्स लगेगा वो हमने कवर किया। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं वापस से इसके स्टार्ट पॉइंट से, दैट इज द कॉस्ट बेसिस। तो कॉस्ट बेसिस क्या है, चलिए तो इसको थोड़ा सा हम फोकस करके पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि ये इसका क्रक्स है, क्योंकि पूरे टॉपिक में हमें यही पढ़ना है, बेसिस ही निकालना है। The concept of the basis is important in the federal income taxation. Generally, basis is the measurement of the taxpayer's investment in the property, which is the taxpayer is entitled to return without tax consequences. इसका मतलब समझना है, ये बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम भी करती है लाइन, और ये इसका क्रक्स है। ये बोलना चाह रहे हैं कि आप क्यों फाइंड आउट करना चाहते हैं कॉस्ट बेसिस। कॉस्ट बेसिस इसलिए फाइंड आउट करना चाहते हो क्योंकि आप इनकम टैक्स निकाल रहे हो। क्या निकाल रहे हो, इनकम टैक्स निकाल रहे हो, है ना, है ना। पूरा हम टैक्सेशन पढ़ रहे हैं, मतलब क्या निकाल रहे हैं, हम इनकम फाइंड आउट करना चाहते हैं, टैक्सेबल इनकम फाइंड आउट करना चाहते हो। तो जब आप ये बिल्डिंग सेल करोगे, फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन करोगे, तो जो सेल करते हो आप, इसी बिल्डिंग का एग्जाम्पल लेते हैं, 80,000 सेल कर रहे हो आप, सेल्स प्राइस कितनी, 80,000। तो क्या 80,000 आपकी इनकम होगी क्या, क्या 80,000 को टैक्सेबल इनकम बनाओगे, आंसर इज नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि इस 80,000 में से हमारी कुछ कॉस्ट रिकवर करना है। हमने भी तो इसमें प्रॉपर्टी में कुछ इन्वेस्टमेंट किया था, और वो हमें अब रिटर्न चाहिए विदाउट टैक्स, उस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए, यानी कि इस 80,000 पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। हम 80,000 को इनकम नहीं बोलेंगे, तो हमें क्या करना चाहिए,
हमें इसमें से इसकी कॉस्ट माइनस करना चाहिए, यानी कि जो हमारे पॉकेट से चला गया है, हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो हमें रिटर्न मिल जाए विदाउट टैक्स। तो हम क्या करते हैं, इसमें से हम इसमें से माइनस करते हैं कॉस्ट बेसिस, तो हमारा क्या निकल के आ जाता है, गेन निकल के आ जाता है सिंपल वर्ड में। तो यही यहाँ पर एक्सप्लेन करने की इन्होंने कोशिश करी है। Generally the basis is the measurement of the taxpayer's investment in a property which the taxpayer is entitled to have returned without tax consequences। मैं इस लाइन को क्यों पढ़ा रहा हूं आपको, क्योंकि यही एमसीक्यू में आ जाएगा आपके, है ना। बहुत छोटी सी लाइन है लेकिन इसको भी समझना जरूरी है। The property basis is generally used in the determining the gain or the loss associated with the property. The basis of an asset is generally its cost। बेसिस क्या होता है, जनरली उसकी कॉस्ट होती है, बट इट मे बी एडजस्टेड ओवर द कोर्स ऑफ टाइम ड्यू टू द वेरियस इवेंट। लेकिन हम इसमें क्या करते जाते हैं, एडजस्टमेंट करते जाते हैं, जैसे इंप्रूवमेंट किया, कुछ डिप्रिसिएशन लगा। द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टी मस्ट बी इंक्रीज्ड बाय द कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड डिक्रीज बाय द कैपिटल रिटर्न। अगर कैपिटल रिटर्न हो रही है, सपोज दैट हमारे इन्वेस्टमेंट, हमने किया 10,000 का इन्वेस्टमेंट और उसमें से कुछ कैपिटल हमें रिटर्न हो रही है, फॉर एग्जांपल 2,000 हमें रिटर्न हो गया, तो हमारी कॉस्ट कितनी बची, हमारी कॉस्ट बची 8,000। 10,000 लगाए थे, उसमें से 2,000 वापस आ गए, तो 8,000 ही हमारा इन्वेस्टमेंट रहा, है ना। ये स्टॉक के केस में होता है जब आपको डिविडेंड मिलता है, तो हम स्पेशल पॉइंट कवर करने वाले हैं वहां सारी चीजें। Increase in basis have the effect of reducing the amount of gain realized or the increasing the amount realized loss। ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आपका बेसिस इंक्रीज होता है तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है। इंक्रीज इन बेसिस, जब आपका बेसिस इंक्रीज होगा तो क्या होगा, आपका गेन कम हो जाएगा, रियलाइज्ड गेन कम हो जाएगा, और इन द केस ऑफ लॉस, लॉस इंक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज इन बेसिस का मतलब क्या हुआ, डिक्रीज इन बेसिस का इंपैक्ट क्या होगा, डिक्रीज इन बेसिस का जो इफेक्ट होगा टैक्स गेन पर, गेन इंक्रीज हो जाएगा और लॉस डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, ये इसका मेन पार्ट है। अगर यही मैंने आपको एक्सेल में समझाया, यही चीज मैंने आपको एक्सेल में समझाई है। तो अब डिटेल में पढ़ेंगे। व्हाट इज द कॉस्ट बेसिस। व्हेन टैक्स पेयर्स एक्वायर द प्रॉपर्टी, his or her basis in the property is initial cost, substituted, transferred, exchange or the converted basis, है ना। ये क्या है, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं कि अगर आपने क्या कर दिया, एक्सचेंज किया किसी के साथ में, तो उस केस में जैसे आपने कैश में परचेस नहीं करी थी प्रॉपर्टी, आपने क्या करी थी, एक्सचेंज करी थी प्रॉपर्टी, या आपकी अब जो प्रॉपर्टी थी बिजनेस प्रॉपर्टी, आपने उसको इन्वेंट्री बनवा दिया, या फिर आपकी इन्वेंट्री थी उसको कन्वर्ट कर दिया बिजनेस प्रॉपर्टी में। तो डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो आएंगे आगे, तो हम देखते जाएंगे, लेकिन सबका क्रक्स वही है जो हमने ऊपर समझा है। इन द मोस्ट सिचुएशन द बेसिस ऑफ एन असेट इज इट्स कॉस्ट टू यू। देखो क्या बोल रहे हैं, इन द मोस्ट केसेस, नॉट ऑल द केसेस, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस, या हम जनरल पॉइंट की बात करें कि जनरल सिनेरियो की बात करें, तो जनरल पॉइंट यही होता है कि आपका जो कॉस्ट लगा है, मतलब जो आपके पॉकेट से गया, वो आपकी कॉस्ट होती है मोस्ट ऑफ द केसेस। लेकिन ऑल ऑफ द केसेस बोलेंगे क्या, नहीं। क्यों, अगर मान के चलो आपको गिफ्ट में प्रॉपर्टी मिल गई, तो आपके पॉकेट से तो कुछ गया नहीं, तो कुछ ना कुछ तो कॉस्ट मानना पड़ेगी ना। तो वो आगे हम पॉइंट देखेंगे। उस केसेस में जो जिसने गिफ्ट करी है, जिसको डोनर बोला जाता है, डोनर का बेसिस ही हम क्या मान लेते हैं, हमारा कॉस्ट बेसिस मान लेते हैं। इन द मोस्ट सिचुएशन द बेसिस ऑफ एन असेट्स इज इट्स कॉस्ट टू यू। द कॉस्ट इज द अमाउंट यू पे फॉर इन द कैश, डेथ ऑब्लिगेशन एंड अदर प्रॉपर्टी आर सर्विसेज। इन 3 पॉइंट का मतलब समझना कि कॉस्ट का मतलब क्या होता है। एक तो आपने कैश पेमेंट किया, एक डेथ ऑब्लिगेशन, आपका आपने क्या करा, किसी का डेथ ऑब्लिगेशन एक्सेप्ट कर लिया, मतलब आप वो डेथ ऑब्लिगेशन आप एक्सेप्ट कर रहे हो, इट मींस आप पेमेंट करने वाले हो, आप किसी की लाइबिलिटी यानी कि सेलर की लाइबिलिटी एक्सेप्ट कर लोगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, आज कैश नहीं जा रहा लेकिन फ्यूचर में तो जाएगा ही, तो आपकी तो कॉस्ट लगी वो भी। एंड अदर प्रॉपर्टी आर सर्विसेज, या आप क्या दे सकते हो, आप अपने पास की कोई प्रॉपर्टी दे सकते हो, या फिर आप अगर प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइडर हो, जैसे अगर आप अकाउंटेंसी की सर्विस दे दो, या फिर आप लीगल सर्विसेज दे दो, है ना, या फाइनेंशियल सर्विसेज दे दो, तो आप अपना सर्विसेज दोगे और सर्विस के बदले में कुछ नहीं लोगे, सर्विस के बदले में आपको क्या मिल रही है, प्रॉपर्टी मिल रही है ना। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सीनियरियो आगे आने वाले हैं, तो हम इसको क्या बोलते हैं, हमारी कॉस्ट लगी।
जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये बिल्डिंग आप परचेस करने जाओ तो कैसे परचेस कर सकते हो? इस बिल्डिंग के सेलर को आप बोल सकते हो देखो मैं कुछ कैश दूंगा, है ना, लेकिन मेरे पास सफिशिएंट कैश नहीं है, मैं आपको क्या करूंगा, मेरे पास एक कार है वो दे दूंगा। और क्या कर सकते हैं हम ये बोल सकते हैं इस सेलर को कि आपकी जो लाइबिलिटी है ना वो हम पे कर देंगे, है ना। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप से पेमेंट देते हैं हम। तो हमारी कॉस्ट तो है ना, वो तो सबको इंक्लूड करना पड़ेगा हमें। कॉस्ट इंक्लूड, इसके अलावा और क्या इंक्लूड होता है? ये तो हो गई परचेज प्राइस, है ना, ये तो हो गई आपकी परचेज प्राइस। इसके अलावा जो एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कॉस्ट इंक्लूड सेल्स टैक्स एंड अदर एक्सपेंसेस कनेक्टेड विद द परचेज। क्या बोल रहा है? सेल्स टैक्स एंड अदर एक्सपेंसेस। अब बहुत सारे एक्सपेंसेस होंगे, उनकी हम लिस्ट तो नहीं बना सकते, तो इन्होंने सिंपल सी बात बोल दिया, एक्सपेंसेस कनेक्टेड विद द परचेस। जो परचेस से कनेक्टेड एक्सपेंसेस है वो सारे इंक्लूड हो जाएंगे। Your basis in the sum assets is not determined by the cost to you if you acquire the property other than through a purchase such as a gift or inheritance। जैसा मैंने आपको बताया पहले कि हर केस में आपका कॉस्ट नहीं होगा, कुछ केसेस में आपको आपका कॉस्ट तो कुछ नहीं लगता, लेकिन फिर भी आपको बेसिस तो कंसिडर करना ही पड़ता है, ठीक है ना। चलो, तो क्या क्या एग्जांपल है? तो कॉस्ट इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस, सेल टैक्स हो गया, है ना, फ्रेट चार्जेस टू ऑब्टेन द प्रॉपर्टी, है ना, फ्रेट चार्जेस, जैसे आपने कोई मशीनरी परचेस करी है तो उस पर आप फ्रेट पे करोगे, वट एवर जो भी। हम सिर्फ बिल्डिंग का एग्जांपल दिमाग में नहीं रखेंगे, आपकी प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकती है। इंस्टॉलेशन एंड द टेस्टिंग चार्जेस, एक्साइज टैक्सेस, लीगल एंड अकाउंटेंसी फीस, रेवेन्यू स्टाफ, रेवेन्यू स्टैम्प्स, रिकॉर्डिंग फीस एंड रियल एस्टेट टैक्सेस। ये क्या है आपके? ये आपके एक्सपेंसेस इनकर्ड हो रहे हैं। कब इनकर्ड हो रहे हैं? जब आप परचेस कर रहे हो तब ये एक्सपेंसेस आपके लग रहे हैं, तो आप इसको क्या कर देते हो? ऐड कर देते हो। इफ द परचेस ऑन द इंस्टॉलमेंट विद द लिटिल आर द नो इंटरेस्ट, लेकिन जब आप इंस्टॉलमेंट पर क्या करते हो? परचेस करते हो, तब क्या होता है? If purchase on the installment with the little or the no interest, part of the stated purchase price need to be the allocated to interest. The basis in the property is stated purchase price less amount allocated as a interest। इसका ये मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो जो इंस्टॉलमेंट के केस में परचेस है उसमें क्या होता है, कभी कभी जो प्राइस होता है उसमें हिडन इंटरेस्ट होता है। प्राइस नहीं क्या कर देते? हिडन इंटरेस्ट बोल देते हैं। मतलब कोट ऐसे की जाती है प्राइस जो उसकी एक्चुअल प्राइस नहीं होती। सपोज दैट मुझे बिल्डिंग सेल करना है, मुझे बिल्डिंग सेल करना है $10,000 में, लेकिन मैं सामने वाले को, बायर को ये बताना चाहता हूं कि मैं आपसे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना चाहता, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं उस इंटरेस्ट भी इंक्लूड करके प्राइस कोट कर दूंगा। तो इट मींस उसमें हिडन कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट है ना। तो ये बोल रहे हैं आप इंटरेस्ट को एक्सक्लूड कर दो। आप क्या करो? इंटरेस्ट को एक्सक्लूड कर दो, अलोकेट कर दो, क्योंकि वो आपके परचेस प्राइस का पार्ट नहीं बनेगा, वो फाइनेंस कॉस्ट है। वो क्या है? फाइनेंस कॉस्ट है। तो इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता, सिंपल सी बात है, ये बताना चाहते हैं। अब समरी भी है, कैपिटलाइज्ड एक्विजिशन कॉस्ट, है ना, मतलब कि जब हम परचेस करने जाएंगे तो क्या क्या कॉस्ट लग सकती है, तो इन्होंने समराइज भी करके दिया हुआ है। ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लिए हुए यहाँ पर, और इन्होंने एक समरी भी बना दी है। इनिशियल बेसिस इन द परचेज्ड प्रॉपर्टी इज द कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग इट, ओनली कैपिटल कॉस्ट आर इंक्लूडेड, दैट इज द दोज फॉर द एक्विजिशन, टाइटल एक्विजिशन एंड द मेजर इंप्रूवमेंट, है ना। जब आप परचेस करने जाओगे तो क्या क्या हो सकता है? ये कुछ चीजें हो सकती है, जैसे आप परचेज प्राइस पे करते हो, तो यहाँ पर सिंपल सा इन्होंने क्या बोला? कैपिटलाइज्ड एक्विजिशन कॉस्ट। अब क्या क्या कैपिटलाइज्ड करोगे? ऊपर हमने वैसे समझ लिया है, इन्होंने अलग से दिया हुआ भी है। इंक्लूड द लाइबिलिटी टू विच द प्रॉपर्टी इज सब्जेक्ट, मतलब अगर उसकी लाइबिलिटी भी है, जैसे हमने ऊपर देखा है। लाइबिलिटी का मतलब क्या है? कि आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, आप उससे रिलेटेड लाइबिलिटी भी एक्सेप्ट कर रहे हो, लेकिन उसमें कभी भी आप इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं करोगे, ध्यान रखना। मिसलिनियस कॉस्ट, जैसे अप्रेजल फीस हो गया, फ्रेट, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, क्लोजिंग कॉस्ट। अब ये ना टर्मिनोलॉजी हमें बिल्कुल समझ में नहीं आती, कभी कभी इसके क्लोजिंग कॉस्ट पर जाए तो समझ में नहीं आती, हाँ, लेकिन अगर उसकी चीजें देख ले, आइटम्स देख ले तो समझ में आ जाता है। जैसे ब्रोकरेज कमीशन है,
प्री परचेस कॉस्ट, प्री परचेस टैक्सेस, है ना। तो क्लोजिंग कॉस्ट का क्या मतलब होता है, जब आप प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन को क्लोजिंग करते समय जो कॉस्ट इनकर्ड हो रही है दैट इज द क्लोजिंग कॉस्ट, है ना। जब आप क्या कर रहे हो, सेलर के साथ में डील कर रहे हो, है ना, आप परचेस कर रहे हो उसके साथ में, तो जो ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो रहा है मतलब क्लोजिंग होगा वो ट्रांजेक्शन, तो वहां पर कुछ एक्सपेंसेस लगते हैं, जैसे ब्रोकरेज एक्सपेंसेस हो गया, प्री परचेस टैक्स, यानी कि हम कभी कभी क्या करते हैं, प्री परचेस टैक्स भी दे देते हैं, क्योंकि हमें तो प्रॉपर्टी चाहिए, तो सेलर हमें डिमांड करता है कि आप प्री परचेस टैक्सेस भी पे कर देना इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड। सेल्स टैक्स ऑन द परचेस, टाइटल ट्रांसफर टैक्स, टाइटल इंश्योरेंस, रिकॉर्डिंग फीस, अटॉर्नी फीस, डॉक्यूमेंट रिव्यू एंड द प्रिपरेशन, ये सारे हम क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्लोजिंग कॉस्ट बोलते हैं, और ये आपके किस में ऐड होती है, ये आपके कॉस्ट में इंक्लूड होती है, यानी कि ये कैपिटलाइज होगा। मेजर इंप्रूवमेंट, अगर आप क्या करते हो, मेजर इंप्रूवमेंट करते हो प्रॉपर्टी में, जैसे नया रूफ बना दिया, है ना, आपने नई एक गैस लाइन डाल दी, पाइपलाइन डाल दी, वाटर लाइन डाल दी, न्यू वायरिंग डाल दिए, तो ये क्या है, आपके मेजर इंप्रूवमेंट है, और मेजर इंप्रूवमेंट भी आपके क्या होते हैं, कैपिटलाइज होते हैं। expenses not properly chargeable to the capital account, cost of maintaining and operating the property are not added to the basis। क्या बोला इन्होंने, सही बात है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कभी भी आपके बेसिस में ऐड नहीं किया जाता, क्योंकि वो इंप्रूवमेंट नहीं है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होता, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। इंटरेस्ट ऑन द क्रेडिट रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी, है ना, इंटरेस्ट प्रॉपर्टी से रिलेटेड इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होगा। इंश्योरेंस, कैजुअलिटी इंश्योरेंस करवा लिया हमने प्रॉपर्टी का, है ना, तो उसका प्रीमियम भी इंक्लूड नहीं होगा। ऑर्डिनरी मेंटेनेंस आर द रिपेयर, है ना, पेंटिंग वेंटिंग करवा दिया या कुछ छोटा मोटा रिपेयर करवा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, मेंटेन होती है, उससे असेट्स की लाइफ क्या होती है, मेंटेन होती है, उसकी प्रोडक्टिविटी मेंटेन होती है, तो हम इसको क्या मानते थे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानते थे, ये अकाउंट्स में हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो मतलब ये एक्सपेंडिचर आपको कैपिटलाइज नहीं करना है, एड नहीं करना है कॉस्ट में। अब यहाँ पर हम एक वो बना के चल रहे थे, बेसिक पॉइंट बना के चल रहे थे कि इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन ऐसा केस है जहां पर इंटरेस्ट इंक्लूड होता है, कहां पर, कंस्ट्रक्शन में। किसमें, कंस्ट्रक्शन में। तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में देखो उसका एक्सेप्शन आपको मिलेगा देखने को। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जैसे कि cost for the construction of the real or the tangible personal property to be used in the trade or business are capitalized. All the costs necessary to prepare the property for its intended use are capitalized, including both direct and the most allocable indirect cost. For example, for permits, material, equipment rent, compensation for services, and architecture fees. Construction period interest. Construction period interest and taxes must be capitalized as a part of the building cost. अब आपको एग्जामिनेबल पॉइंट क्या है इसमें, अगर देखा जाए तो एग्जामिनेबल पॉइंट है ये वाला, क्योंकि हम इंटरेस्ट को क्या मानते, कॉस्ट का पार्ट नहीं मानते, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट होता है ना, आपने लोन लिया है, बिल्डिंग बना रहे हो, कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन पीरियड है, उस पीरियड में भी तो इंटरेस्ट आपका चालू है लोन पर, तो उस पीरियड के इंटरेस्ट को आप क्या करोगे, कैपिटलाइज कर दोगे, उसके बाद के इंटरेस्ट आप पीएनएल में ले जाते हो, है ना, मतलब उसको आप कैपिटलाइज नहीं करोगे। कॉस्ट बेसिस इंक्लूड द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी गिवन अप if it is not determinable with the reasonable certainty, use the fair market value of the property received। देखो अगर आप क्या दे रहे हो, प्रॉपर्टी दे रहे हो, आप क्या दे रहे हो, प्रॉपर्टी दे रहे हो, और आपको प्रॉपर्टी मिल रही है, यानी कि आप एक्सचेंज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो, तो एक्सचेंज के केस में क्या होगा, आप प्रॉपर्टी दे भी सकते हो, तो कॉस्ट बेसिस क्या होगा इस केस में, तो कॉस्ट बेसिस इंक्लूड द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी गिवन अप। तो आप जो प्रॉपर्टी दे रहे हो ना, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू भी कंसिडर करते हैं, लेकिन अगर ये डिटरमिनेबल ना हो तो फिर क्या करोगे, तो फेयर मार्केट वैल्यू रिसीव्ड हो रही है उसको कंसिडर कर लो। कैपिटल एक्विजिशन एक्सपेंडिचर में बी made by the cash or by equivalent or in the property with the liability or by services,
a rebate to the purchase is treated as a reduction of the purchase price. It is not included in the basis in the gross income. देखो कभी कभी हमें रिबेट भी मिलती है ना, डिस्काउंट मिलता है, छूट मिलती है, तो उस रिबेट को क्या करोगे आप, रिबेट को इनकम ट्रीट मत करो, उसको आप असेट्स की यानी कि इस प्रॉपर्टी की वैल्यू में से माइनस कर दो, है ना। तो बेसिस कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका क्या बढ़ जाएगा, बेसिस कम होने से आपका गेन बढ़ जाता है, गेन बढ़ेगा तो टैक्स बढ़ेगा, है ना। तो ग्रॉस इनकम में इंक्लूड ना करके रिबेट को कहा क्या कर दिया इन्होंने, इन्होंने बोल दिया कि आप उससे रिड्यूस कर दो परचेज प्राइस को। एक छोटा सा एग्जांपल दिया इन्होंने, रिलेवेंट नहीं है इतना। इफ एन इंडिविजुअल बाइज अ बिल्डिंग 30,000 कैश एंड assume the mortgage on it 1,90,000, the individual's basis is 2,20,000, है ना। ऊपर हम पढ़ के आ रहे हैं कि लाइबिलिटी भी अगर हम एक्सेप्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, वो ऐड हो जाता है। जैसे ये बिल्डिंग में 30,000 का हमने कैश पे किया है और 1,90,000 की हमने लाइबिलिटी एक्सेप्ट कर ली है, तो अल्टीमेटली कैश हमारे पॉकेट से आज जा रहा है 30,000, ये 190 भी तो हमारे पॉकेट से जाएंगे ही, तो टोटल कितना जाएगा 2,20,000, दैट इज अवर कॉस्ट बेसिस। कभी कभी आप बिजनेस परचेस कर लेते हो, आप सिंगल असेट से परचेस ना करके क्या करते हो, बिजनेस परचेस करते हो, पूरा की पूरा बिजनेस परचेस कर लेते हो, तो उसमें बहुत सारी असेट्स आ जाती है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, हमें अलोकेट करना चाहिए उस उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू उसको अलोकेट करना पड़ेगा, है ना। क्यों ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि देखो जब आप सेल करोगे, आप कोई प्रॉपर्टी जब सेल करने जाओगे तो उसका आपको क्या निकालना पड़ेगा, उसका गेन निकालना पड़ेगा या लॉस निकालना पड़ेगा, तो इंडिविजुअल इंडिविजुअल निकालोगे आप, तो उसके लिए उसकी कॉस्ट बेसिस भी तो पता होना चाहिए आपको। तो कॉस्ट बेसिस क्यों पता नहीं चल पा रहा, क्योंकि आपने लमसम पेमेंट कर दिया, आप गए आपने बहुत सारी असेट्स परचेस करी, लमसम असेट्स परचेस कर ली, मतलब एक असेट्स का आपने प्राइस नहीं दिया। फॉर एग्जांपल आपने एक बिल्डिंग नहीं खरीदी, आपने 4-5 बिल्डिंग एक साथ खरीद ली, या आपने 4-5 प्लांट एंड मशीनरी एक साथ परचेज कर ली, या इसमें बिल्डिंग में फर्नीचर आ गया, प्लांट एंड मशीनरी सब कुछ आ गया, मतलब बल्क में आप परचेज कर रहे हो, तो आपको उसकी इंडिविजुअल कॉस्ट प्राइस नहीं पता, मतलब उसकी परचेज प्राइस क्या है एक एक आइटम की आपको नहीं पता, तो उसको बोला जाता है फिर लमसम परचेज। फिर इस केस में हम क्या करते हैं, अलोकेट कर देते हैं, हम बाइफरकेट करते हैं सिस्टमेटिक बेसिस पर। तो क्या सिस्टमेटिक बेसिस है, where when more than one asset is purchased for lump sum, the basis of each is computed by the apportioning the total cost based on relative fair market value of each assets। तो हम उसकी fair market value के बेसिस पर क्या कर लेंगे, allocate कर देंगे कि एक assets का प्राइस कितना, हमें क्या फाइंड आउट करना है, इंडिविजुअल असेट्स का प्राइस फाइंड आउट करना है, तो हम फेयर मार्केट वैल्यू के बेसिस पर फाइंड आउट करते हैं। तो कैसे निकालते हैं फेयर मार्केट वैल्यू के बेसिस पर, अलोकेबल कॉस्ट, यानी कि एक प्रॉपर्टी की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे अगर निकालना हो तो फिर, तो हम क्या लेते हैं यहाँ पर फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट्स। एक प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, डिवाइडेड बाय सारे प्रॉपर जो असेट्स है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या है। यानी कि हम क्या कर रहे हैं पता है आप, यहाँ हम प्रपोर्शन निकाल रहे हैं कि एक असेट्स का टोटल असेट्स में कितना प्रपोर्शन है। यानी कि सपोज दैट एग्जांपल के लिए ले हम कि फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ असेट्स 10,000, कितना है एक असेट्स का 10,000, जिसकी हम क्या पता करना चाह रहे हैं, कॉस्ट पता करना चाह रहे हैं, तो हमने बोला कि उसका जो फेयर मार्केट वैल्यू है 10,000 है। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द ऑल असेट्स परचेज, हमने टोटल असेट्स परचेज करी वो 50,000 की करी है, कितनी करी है 50,000 की करी है। तो अगर रेशियो निकाला जाए तो कितना आएगा, रेशियो 20% आएगा, है ना। 10,000 डिवाइडेड बाय 50,000 कितना निकल के आएगा 20%। और हम कितना पेमेंट कर रहे हैं, लमसम परचेस प्राइस, लमसम परचेस प्राइस हम कितना पेमेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम पेमेंट कर रहे हैं 60,000, तो 60,000 का 20% कितना हो जाएगा, 60,000 का 20%, तो 60,000 का 20% हो जाएगा 6 दूनी 12, यानी कि 12,000, क्या हो जाएगा 12,000 हो जाएगा, ठीक। 2 सेकेंड, चलो अलोकेबल कॉस्ट निकल के आ गई आपकी। उसके बाद अल्टरनेटिवली the transferor and the transferee may agree in writing as a allocation of consideration or the fair market value of any assets. The agreement is binding on the parties unless the IRS deems it improper. If improper, the residual method may be applied। देखो क्या बोल रहे हैं कि अगर बायर और सेलर
बायर और सेलर अलोकेट कर देते अपने अपने हिसाब, मतलब कि एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग वो खुद डिसाइड कर लेते हैं कि एक प्रॉपर्टी का, यानी कि एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी का कितना कॉस्ट बेसिस होगा। तो टैक्स डिपार्टमेंट भी उसको क्या मान लेता है, कंसिडर कर लेता है। तो दोनों पार्टी क्यों एग्री होगी, दोनों पार्टी इसलिए एग्री होगी क्योंकि जो सेलर है उसको भी तो टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को, तो वो भी तो अपनी इनकम बताएगा ना। इसलिए ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों है ना आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि हम क्या मानेंगे, कितना प्राइस आप इसकी कॉस्ट कंसिडर करोगे और हम कितनी इनकम कंसिडर करेंगे। तो अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको इम्प्रॉपर अगर मान लेता है तो फिर हम रेसिजुअल मेथड मतलब अल्टरनेट मेथड यूज नहीं कर पाएंगे। फिर उस केस में क्या करना पड़ेगा, हमें इस फॉर्मूले से ही कॉस्ट फाइंड आउट करना पड़ेगी, कॉस्ट बेसिस फाइंड आउट करना पड़ेगा। सेल ऑफ स्टॉक, सेल ऑफ स्टॉक ये यहाँ पर पॉइंट इसलिए दिया है कि जैसे सपोज दैट आप बहुत सारे क्या परचेस करते हो, एक साथ शेयर परचेस करते हो, है ना। जैसे आपने ए लिमिटेड का शेयर परचेज किया, ए लिमिटेड का आपने शेयर परचेज किया, किस डेट पर परचेज किया, 1 जनवरी 2021 को परचेज किया। फिर आपने सेकेंड को भी परचेज किया, दो ही ले लेते, दो में काम हो जाएगा। 100 शेयर आपने परचेज करे, यहाँ पर 50 शेयर आपने परचेज करे। नंबर ऑफ स्टॉक्स, तो नंबर ऑफ स्टॉक यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स, ये आपने परचेज किया था $10 में, ये आपने परचेज किया फॉर एग्जांपल $11 में। ठीक, आप सेल कर रहे हो इसको, क्या कर रहे हो आप, इसको सेल्स कर रहे हो। 2023 आया नहीं है लेकिन हम एज्यूम कर रहे हैं 2023 में आप सेल कर रहे हो। ठीक, अब ये सेल आप कर रहे हो, कितने शेयर्स सेल कर रहे हो आप, इसमें से 70 शेयर्स सेल कर रहे हो। कितने, 70 शेयर्स सेल कर रहे हो। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, इस पे गेन या लॉस निकालना पड़ेगा। सपोज दैट आप ये $12 में सेल कर रहे हो, कितने में सेल कर रहे हो, $12 में सेल कर रहे हो। तो 70 मल्टीप्लाइड बाय 12, 840 आएगी। लेकिन इसकी कॉस्ट क्या मानोगे आप, इसकी कॉस्ट क्या मानोगे, क्योंकि आप तो यहाँ पर क्या कर रहे हो, 70 शेयर सेल कर रहे हो। तो कौन से वाले सेल कर रहे हो, 100 वाले, ये वाले सेल कर रहे हो, $10 वाले या $11 वाले, आपको नहीं पता। आपको अगर पता है कि कौन से वाले सेल कर रहे हो तो ठीक है, स्पेसिफिक मेथड बोलते हो उसको, है ना, स्पेसिफिक आइडेंटिफाइड कर पा रहे हो तो ठीक है। अगर नहीं कर पा रहे हो तो फिर क्या होगा, आप फीफो मेथड यूज कर लो। क्या कर लो, फीफो मेथड यूज कर लो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, है ना। यानी कि आप ये 70 जा रहे कौन से मानोगे, 100 मानोगे। तो यहाँ पर यही पॉइंट इन्होंने बताया है कि अगर टू कंप्यूट द गेन रियलाइज्ड ऑन द सेल ऑफ स्टॉक, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टॉक सोल्ड इज यूज्ड इफ पॉसिबल। अगर पॉसिबल है तो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन से आप क्या कर लो, फाइंड आउट कर लो कि कितनी कॉस्ट है। अदरवाइज फीफो इज एज्यूम्ड, अदरवाइज आप क्या कर लोगे, फीफो को एज्यूम्ड कर लोगे। फीफो एज्यूम्ड का मतलब हुआ यहाँ पर कि आप फीफो मेथड एप्लीकेबल करोगे, है ना, किसके लिए, कॉस्ट बेसिस फाइंड आउट करोगे। चलो, तो आज का लेक्चर हम यहाँ पर एंड कर रहे हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसके आगे के टॉपिक देखेंगे।